हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में कौन से न्यूज़ आइटम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पेज नंबर 8 पर व्हाट इज़ बिहाइंड लद्दाख्स अनरेस्ट। लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले मैं ये पूरा आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके समरी पर मैं बात करूंगा। अब देखिए, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जम्मू एंड कश्मीर को अब फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। आप जानते हैं कि 370 हटाने के बाद, वहाँ से आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया था, दो यूनियन टेरिटरी में, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो चूंकि अब सरकार जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेट का दर्जा देने का सोच रही है, तो लद्दाख भी चाहता है कि उसे भी स्टेट का दर्जा मिले। इसीलिए वो स्टेट की डिमांड कर रहा है कि हमें फुल फ्लेज्ड स्टेट की जो उपाधि है वो दे दी जाए, हमारा अपना स्टेट लेजिस्लेचर हो। अब ऐसा वो क्यों चाहता है? अब देखिए, उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया तो उस पर पूरी तरह से सेंटर का कंट्रोल है। उसे कंट्रोल कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके कंट्रोल में लद्दाख है। अब लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारी कंडीशंस वहाँ से बैठे बैठे कैसे समझा जाएगा? अगर हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारा अपना लेजिस्लेचर होगा, तो हम हमारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा पाएंगे। प्लस ये रीज़न काफ़ी बैकवर्ड है। तो एक तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का दर्जा चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं कि हमें 6th शेड्यूल में जगह मिले। 6th शेड्यूल आप जानते हैं शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड है, तो उसमें उनको जगह मिले। उसके अलावा वो चाहते हैं कि लोकसभा जो है उसमें लद्दाख से 2 सीट की रिजर्वेशन दी जाए उनको। एक लद्दाख वाला जो पोर्शन है वो, दूसरा कारगिल वाला जो पोर्शन है वो, उनको जो है लेह और कारगिल इन दोनों पोर्शन की 2 सीट रिज़र्व की जाए लोकसभा में। प्लस वहाँ के लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशंस भी मिले। उनका ये भी थोड़ा सा कंसर्न है, चिंता है कि अब चूँकि यूनियन टेरिटरी इनको घोषित कर दिया गया है, तो अब यहाँ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, तो अलग अलग तरीके के बाहर से लोग आकर बसेंगे, इंक्रोचमेंट होगा, तो यहाँ का इन्वायरमेंट भी गड़बड़ हो सकता है। तो उन लोगों पे इन्वायरमेंटल डिजास्टर आ सकता है। आप जानते हैं हिमालय में डिजास्टर आता रहता है, तो इन सब की भी उनको चिंता है। तो ये मेन रीज़न है प्रोटेस्ट करने का। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे देखेंगे? अब देखिए, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर बहस होती थी, दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, तो उस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी मेंस में 2 बार पूछा गया था। अब इसको लेकर है तो इसे एक तो इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि पहले पूछा इस तरह का क्वेश्चन जा चुका है, तो आ सकता है कि लद्दाख की जो डिमांड है उस पे क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए या क्या किया जा सकता है, कहाँ तक जायज़ है, इस तरीके की बात आ सकती है। अब देखिए, लद्दाख क्या है, एक बॉर्डर एरिया है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान से सटा हुआ है, सेंसिटिव इलाका है। अगर आपसे आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाए कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, तो आपका स्टैंड जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होना चाहिए और लोगों की समझ के आधार पर होना चाहिए। अब देखिए, वो सेंसिटिव इलाका है, अगर आपने उनकी बातों को नहीं सुना, गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ के लोग भड़क सकते हैं। और ये चीज़ें दुश्मनों की बात करें तो अब देखिए, चीन और पाकिस्तान से हमारे संबंध कुछ खास अच्छे तो हैं नहीं, तो उनके दिमाग में भी ये आ सकता है कि यहाँ के लोग इंडियन गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं, तो वो अलग तरीके के पैंतरे अपना सकते हैं।
तो उन्हें अपने साथ मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी मांगों को एक तरीके से इस बेस पर सुना जाना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ बैलेंस किया किया जा सकता है कि कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से बातें रखे, कुछ उनकी बातें सुने, लेकिन बातचीत करके मसले पर पहुंचना ज़रूर चाहिए एक ऐसे स्थिति में कि गवर्नमेंट की भी बात बन जाए और वहाँ के लोग भी हैं जो हैं वो भी शांत हो जाएं और उनकी मांगों को भी कुछ कुछ फुलफ़िल किया जाए। तो एक बातचीत का रास्ता निकाला जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स समरी है इस लद्दाख के अनरेस्ट को लेकर। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी मैंने बातें आपको बताई उतना मोर देन सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप थोड़े बहुत जानकारी के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशंस के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स दूसरे न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। दूसरा फ्रेंड्स पेज नंबर 1 पे ही ये न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। एज सच ये आर्टिकल तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज वैसे पूरा न्यूज़पेपर ही इसी वर्डिक्ट से भरा हुआ है कि इसी के बारे में बातचीत की जा रही है। तो आपको जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीज़न दिया है, ये हो सकता है इस पर इस तरीके से क्वेश्चंस आए कि ये डिसीज़न सही है या नहीं है, क्या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू पूछी जा सकती है इस पर कि इस वर्डिक्ट के बारे में आपका क्या कहना है। तो जब तक आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को नहीं जानेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पर ये डिसीज़न दिया है वो आप चाहें तो इसको पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा बात मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के बारे में करना चाहूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्यों किया। इंट्रोड्यूस टू सर्व एज अ मीन्स फॉर मेकिंग डोनेशंस टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, जो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनको डोनेशंस मिल सके उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम लाई गई थी। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। SBI issues the bonds in denominations of rupees thousands, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore। अब तो इसको था ही बोलना चाहिए कि अब तो ये रहा नहीं स्कीम। तो इसमें फीचर्स क्या क्या थे। SBI जो है वही इसको जारी कर सकती थी, ये इस बॉन्ड्स को, जिसमें आप 1000 के मल्टीपल्स में जो है डोनेट कर सकते थे। पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री, जिनको दिया जाता था पॉलिटिकल फंडिंग, वो जब मांगते थे इसकी तभी ये उनको दिया जा सकता था और ये इंटरेस्ट फ्री होता था। इस पे जो है SBI कोई इंटरेस्ट नहीं देती थी। परचेज्ड बाय इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इसे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही खरीद सकते थे और ऐसे एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं वही इसे खरीद सकते थे। कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विथ अदर इंडिविजुअल्स, या तो कोई इंडिविजुअल भी इसको खरीद सकता था या कुछ लोग मिलकर भी इसको खरीद सकते थे और ये 15 दिन के लिए वैलिड होता था फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इसका जो ऑथराइज्ड इशूवर है, जैसा कि मैंने कहा SBI इसको इशू करता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। ओनली पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, RP एक्ट 1951 जो थे उसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड थी and have secured not less than 1% of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly are eligible to receive electoral bonds। कौन ले सकते थे इसको। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1951 में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस कम से कम 1% वोट उनको मिला हो लास्ट जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ हो, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहते हैं, उसमें कम से कम उनको 1% वोट मिला हो, या फिर उसकी अगर वो नहीं तो जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसमें 1% वोट मिला हो, तभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए एलिजिबल होते थे। कैन बी परचेज्ड डिजिटली और थ्रू चेक्स,
डिजिटली भी खरीदा जा सकता था, चेक से भी खरीदा जा सकता था। इनकैशमेंट इज़ ओनली थ्रू ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट ऑफ पार्टी। हर पार्टी की अपनी अकाउंट होती थी इसके लिए, तो वहीं से इसको इनकैश किया जा सकता था। ये तो बेसिक जानकारियाँ हुई। मेन जो आपके लिए ज़रूरी है वो अब ये है कि इसमें कहा जाता था कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसमें करना क्या होता था, पार्टीज़ मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्टीज़ को अपना बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होता था। पार्टीज़ आर ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रिसीव्ड। उन्होंने जो पैसा लिया उसको किस तरीके से खर्च किया ये भी उनको बताना होता था। तो यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन कुछ इसमें बहुत ही फंसाने वाली चीज़ें थी जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी। क्या चैलेंजेस थे, क्यों अब मेन बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया क्यों। हाइड आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स एंड रिसिपिएंट्स। देने वाला कौन है पैसा, इसको छुपाया जाता था, इस स्कीम में इसको नहीं बताया जाता था, और किसको दिया जा रहा है ये भी नहीं बताया जाता था। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसे तो पता ही नहीं चलता, इससे तो अगर कोई पार्टी पैसा ले लेगी तो वो अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, आगे जाके उस डोनर को फेवर करेगी, तो इससे तो करप्शन बढ़ेगा। पोटेंशियल फॉर ऑथराइज्ड डोनेशंस, हो सकता है कि कुछ खास लोग ही डोनेट करें और उस बेस पर कहें कि मुझे बाद में ये फ़ायदा चाहिए, ये फ़ायदा चाहिए। या हो सकता है जिसको डोनेशन लेना वो कहे हम आप ही से इन्हीं लोगों से डोनेशन लेंगे, बाकियों से नहीं लेंगे, ताकि जिनसे हम लेंगे उन्हीं को बाद में फेवर कर सकें। तो इस तरह की बातें हो सकती थी। रिस्क ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म एंड इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी, कि गलत तरीके से पैसा फुलफिल करना इसमें, और ब्लैक मनी इस माध्यम से भी वाइट होके आ सकती थी। तो इन सब चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इससे तो नहीं हो सकती, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ हो जाएगा, डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस स्कीम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो ये फ्रेंड्स इसके बारे में थी। तो आज के द हिंदू में हम लोग यहीं रुकेंगे फ्रेंड्स। आज के यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में बस यही मुझे टॉपिक्स 2 इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।